हेलो एवरीवन। आज डेट है 4 नवंबर। तो आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम देखेंगे कोटेशन। तो आज का कोटेशन है, आज की सच्चाई तो यह है कि फेसबुक या व्हाट्सएप पर 500 से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं और असल ज़िंदगी में पड़ोसी से भी बोलचाल बंद है। यानी कि जो पड़ोसी हमारे सुख दुख में तुरंत हमारे पास आ सकते हैं उनसे ही हमारा बोलचाल बंद है। और फेसबुक और व्हाट्सएप पे 500 से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जब फ्रेंड्स आप बनाते हो तो वहाँ पे कुछ अननोन लोग होते हैं, कुछ रिलेटिव लोग होते हैं और वहाँ पे आप कोई भी चीज़ पोस्ट करते हो तो आपको लगता है कि लोग उसको लाइक कर रहे हैं तो फिर वो आपको पसंद कर रहा है या फिर उनको वो चीज़ अच्छी लग रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो आपको देख करके उनको अच्छा फील ना होता हो, बट आप उनके रिलेशन में हो तो फिर वो आपको फ़ोटो वीडियो लाइक कर रहे हैं। और आप कोई भी फ़ोटो वीडियो पोस्ट करते हो अपना कुछ भी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जितना इंटरेस्ट से पोस्ट कर रहे हो लोग उतना ही इंटरेस्ट से उसको देख रहे हैं। तो ये जो फालतू का और जो बेकार का दिखावा होता है, मैं तो यही कहूँगा कि आप उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। ठीक है, आप फ़ोटो वीडियो पोस्ट करिए, बट बहुत उम्मीद से नहीं कि वो लोग देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे, ये सब बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप उसको पोस्ट करिए और अच्छा नहीं लग रहा है तो पोस्ट मत करिए। ऐसा नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे और मेरे साथ मतलब मेरे पास में ये चीज़ हुआ है तो वो चीज़ मुझे पोस्ट करना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं। मन कर रहा है तो पोस्ट करो, मन कर रहा है तो नहीं करो। जैसे मान लीजिए अभी दिवाली बीता है, आपने दिवाली का कोई भी पोस्ट नहीं किया और कोई आपसे बोले कि यार दिवाली में पोस्ट नहीं किया, हर चीज़ पोस्ट करते रहते हो तुम, तो कह दो भाई कोई बात नहीं, मेरी मर्जी है, मन करेगा तो करूँगा, मन करेगा तो नहीं करूँगा। ज़रूरी थोड़ी ना कि मतलब अब मेरा आईडी है, मेरा अकाउंट है तो फिर हर एक मोमेंट को मैं पोस्ट ही करता चलूँ, बिल्कुल नहीं। ओके, बिल्कुल वो आपके मन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मन करेगा तो करेंगे, मन नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम दिखावे के लिए कोई चीज़ उस पर अपलोड करें, पोस्ट करें। बिल्कुल आपको दिखाए वाली लाइफ बिल्कुल भी नहीं जीनी है। ओके, तो इसको फॉलो करिएगा। देखिएगा आप ज़्यादा फ्रेंड्स मत बनाइएगा अपनी लाइफ में, कम ही हो, 5 फ्रेंड हो, 10 फ्रेंड हो चलेगा, बट वो रियल हो, आपकी खुशी में खुश होने वाले और आपके दुख में दुख उनको भी हो। ऐसे फ्रेंड्स हो तो ये अच्छी बात है। फालतू का दिखाया वाला फ्रेंडशिप मत रखिएगा किसी से भी। चलिए देखते हैं आज का चैलेंज जो डेली होता है। तो 21 डेज़ का ये मिनिमम चैलेंज है। क्या करना है, ये 5 टास्क फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक। खुद को ईमानदारी के साथ नंबर देना है। टोटल 5 में से जितना नंबर आपको मिलेगा वो कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में। क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% सफल हो रहे हैं तो हम सबको मिल करके उस 1% में आना है एट एनी रेट। कोई समस्या हो इसको फॉलो करने में तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे और आपकी मदद बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो फॉलो करिएगा अच्छे से। चलिए चलते हैं आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं क्या क्या है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि दूसरी बार पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो सिंपली आपको बताना है कि इस बार जो पैराग्लाइडिंग विश्व कप होगा वो किस राज्य में होगा। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कहाँ पे होगा ये, तो ये होगा बी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक घाटी है जिसका नाम है बीड़ बिलिंग घाटी। तो इसी घाटी में ये होने वाला है पैराग्लाइडिंग विश्व कप। तो आपके एग्जाम में सीधे ये घाटी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बीड़ बिलिंग घाटी किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है। दोस्तों, ये जो विश्व कप है ये 9 नवंबर तक चलेगा, 9 नवंबर तक। इसमें 32 देशों के लगभग 100 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। 32 देशों के लगभग 100। और बात हो रहा है इस घाटी का, तो दोस्तों ये जो घाटी है बीड़ बिलिंग घाटी, इसमें ये 50 से लगभग 130 किलोमीटर तक होगा क्या, पैराग्लाइडिंग विश्व कप इस बार का। इसमें दोस्तों जो पहले नंबर पे आएगा उसको, पुरुषों की बात हो रही है, जो पहले नंबर पे आएगा उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे और जो दूसरे पे आएगा उसको 1.5 लाख और जो तीसरे पे आएगा उसको 1 लाख रुपए। और वहीं अगर ये बात हो रहा है मेल का, वहीं जब फीमेल की बात हो रही है तो जो फीमेल में पहले नंबर पे आएंगी उनको मिलेगा 1 लाख और जो दूसरे पे आएंगी उनको मिलेगा 75,000 और जो तीसरे पे आएंगी उनको मिलेगा 50,000।
यहाँ पे मैं क्यों लिख करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि वही चीज़ अगर एक पुरुष करेगा तो उसे 2 लाख, वही जब महिला करेगी तो उसको 1 ही लाख मिलेगा पहले पे आने पे। तो ये मतलब इस विश्व कप का मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना डिफरेंस क्यों कर रहे हैं ये पुरुष और महिला में। तो इसमें यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका चर्चा किया है। तो कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। ये है दूसरे नंबर का, और ये अगर दूसरे नंबर का है तो पहले नंबर पे कब हुआ था, तो वो हुआ था 2015 में, और यहीं पे हुआ था ये हिमाचल प्रदेश में ही 2015 में, और अब दूसरा हो रहा है 2024 में। ठीक है, तो बात हो रहा है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ये है यहाँ के सीएम। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, यानी कि गवर्नर, तो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला जी। तो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला जी। बात हो रहा है हिमाचल प्रदेश का। दोस्तों अभी हिमाचल प्रदेश का ही एक नेशनल पार्क अभी चर्चा में था, आपने कल ही उसके बारे में पढ़ा होगा, वो है दुर्गेश नेशनल पार्क। क्यों अभी ये चर्चा में है ये दुर्गेश नेशनल पार्क, क्योंकि इसको एक दुर्गेश नेशनल पार्क क्यों अभी चर्चा में है, क्योंकि इसको IGBC के द्वारा एक प्रमाण पत्र मिला है। किस चीज़ के मिला है, क्योंकि ये जो होता है ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ऐसा बनाने वाला ये पहला क्या बना है, भारत का चिड़ियाघर बना है। यानी कि एक पहला ऐसा जू है जहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली सब कुछ बनाया गया है, दुर्गेश नेशनल पार्क। इसीलिए इसको IGBC के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में ही है। अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। तो पैराग्लाइडिंग विश्व कप इस बार कहाँ पर होने वाला है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो किसकी बात हो रही है, नए रक्षा सचिव कौन बने हैं आपको ये बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है किसे बनाया गया है, तो ये बने हैं डी राजेश कुमार सिंह जी, ये बने हैं नए रक्षा सचिव। इन्होंने गिरिधर अरमाने जी का स्थान लिया है, और राजेश कुमार सिंह बने हैं कौन, नया रक्षा सचिव। दोस्तों ये केरला कैडर के 1989 बैच के क्या है, ये IAS है। ओके, क्या नाम है इनका, राजेश कुमार सिंह जी। इससे पहले दोस्तों ये इस पोस्ट पे आने से पहले ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के क्या थे, सचिव थे, और अब बन गए हैं क्या, ये नए रक्षा सचिव। नाम है इनका राजेश कुमार सिंह जी, इन्होंने स्थान लिया है गिरिधर अरमाने जी का। ओके, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम राजेश कुमार सिंह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। तो सिंपली आपको ये बताना है कि वज्र प्रहार जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इस बार इसका आयोजन हुआ है दोस्तों इडाहो में। कहाँ पे हुआ है, इडाहो में। ये कहाँ पे है, USA में है। दोस्तों ऐसे जो अभ्यास होते हैं आप बस ये ध्यान देते हो कि किस देश के साथ हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको और भी डीपली थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा अभ्यास कौन से नंबर का है। तो ये जो अभ्यास है वज्र प्रहार ये 15वें नंबर का है, और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि कहाँ पे हो रहा है, तो इडाहो में हो रहा है। जब आप ऐसे तैयारी करोगे तो फिर आप इसी टॉपिक को लेकर के बाकी और बच्चों से बहुत ही आगे रहोगे। अगर एग्जाम में कुछ भी आएगा तो जो बच्चे वो नहीं कर पाएंगे वो आप कर जाओगे। तो ऐसे ही कोई भी लड़का बाकी से स्मार्ट बनता है पढ़ाई में। तो इसको आप ऐसे फॉलो करिए कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। दोस्तों ये जो अभ्यास है ये 22 नवंबर तक चलेगा। तब कब तक, 22 नवंबर तक। इसमें दोस्तों ये जो अभ्यास होता है इसमें आपस में सैन्य सहयोग होता है, और इस अभ्यास में दोनों देश की ओर से 45 सैनिक भाग लेने वाले हैं, और ये 15वें नंबर का है, 2024 में हो रहा है इडाहो में, यानी कि USA में। और इससे पहले ये तो 2024 का हो गया,
इससे पहले जो 2023 का था वो अपने प्यारे भारत में हुआ था। भारत में कहाँ पे हुआ था? मेघालय में हुआ था। कहाँ पे? मेघालय में। और इस बार हो रहा है इडाहो में, यानी कि यूएसए में। बात हो रहा है यूएसए का, तो जब आप मैप देखोगे तो यूएसए ऐसे है और यूएसए से कनेक्ट है कौन? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप इन दोनों से ऐसे टच में है, कौन से? जल संधि से, जल नहीं, स्थल संधि से, स्थल संधि से। तो कौन सा स्थल संधि है वो? उसका नाम क्या है? पनामा स्थल संधि है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। दोस्तों जब आप देखोगे यूएसए का सबसे ऊंचा पर्वत, ये भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है कि यूएसए का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है माउंट मैकिनले। और ये कहाँ पे है यूएसए में? ये यूएसए के अलास्का में है। यूएसए के अलास्का में है ये। क्या नाम है इसका? माउंट मैकिनले, जो कि यूएसए का सबसे ऊंचा पर्वत है। और यूएसए में ही एक इम्पॉर्टेंट झील है जो बार बार पूछता है, नाम है सुपीरियर झील। क्या नाम है? सुपीरियर झील। ये दोस्तों यहाँ जो मतलब आप देखोगे यूएसए में, तो जितनी भी झील है उसमें सबसे बड़ी है ये, यानी कि सबसे बड़ी है। और ये ताजे पानी की झील है। और जब ताजे पानी की झील की बात हो गई तो देख लीजिए इसी देश में यूएसए में ही एक ग्रेट साल्ट झील है। ये क्या है? ये नमकीन पानी का झील है। तो ताजे पानी का झील हो गया सुपीरियर झील, और नमकीन पानी का जो झील है वो है ग्रेट साल्ट झील। और ये दोनों कहाँ पे है? ये है अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। और यूएसए में ही एक जलप्रपात है, जलप्रपात। दोस्तों ये सब बताया जा रहा है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। तो जो जलप्रपात है यूएसए में उसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। बार बार एग्जाम में पूछता है किस देश में है, तो ये है यूएसए में, अमेरिका में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली महिला पहली कौन बनी है? यानी कि ये जो इस बार हुआ है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का जो प्रोग्राम हुआ है, इसको जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये है सी। क्या नाम है इनका? रेचल गुप्ता। दोस्तों ये भारत की पहली महिला है, या फिर ये कह सकते हो आप कि ऐसी पहली भारतीय है जिन्होंने ये खिताब जीता है। क्या नाम है इसका? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। दोस्तों ये होता कहाँ पे है? ये होता है कहाँ पे? ये होता है, यहाँ पे लिखे हैं थाईलैंड। कहाँ पे होता है ये? थाईलैंड में होता है। यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है 2013 से। और सोचिए 2013 से 2024 आ गया और अभी तक कोई भी भारतीय ये जो खिताब है नहीं जीता था। तो ये पहली बनी है जीतने वाली। नाम है रेचल गुप्ता जी। तो ये कौन सा जीती है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल शुरू हुआ था 2013 में और 24 में पहली भारतीय ये जीती है। दोस्तों इससे पहले ये जो रेचल गुप्ता जी हैं, इससे पहले इन्होंने जीता था मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले इन्होंने ये खिताब जीता था और अब जीती है ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। दोस्तों ये जो मतलब प्रोग्राम है ये, इसमें 70 देशों के मॉडल ने भाग लिया था, महिलाओं ने। उसमें 70 देशों में टॉप पे कौन आई है? रेचल गुप्ता जी। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। दोस्तों ये मात्र 20 वर्ष की हैं ये। ओके, ओनली 20 ईयर्स। कहाँ की है ये? भारत की है, भारत में पंजाब राज्य की है। नाम है रेचल गुप्ता जी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो बताना है कि किस राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाया जाएगा। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये बनेगा दोस्तों डी। कहाँ पे? डी, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में ये विशेष शिक्षा जोन बनाया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कितने जिलों में बनाया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में सीधे आपको ये नंबर भी पूछ सकता है कि कितने जिलों में बन रहा है विशेष शिक्षा जोन यूपी में। तो 6 जिलों में बन रहा है। तो वो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया राजधानी यूपी का लखनऊ, उसके बाद अयोध्या, उसके बाद गोरखपुर,
उसके बाद आगरा, और फिर गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम लोग नोएडा बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर, और उसके बाद है बुंदेलखंड। तो ये 6 जिलों में बनाया जाएगा विशेष शिक्षा जोन, जहाँ पे आपको एक ही जगह पे स्टार्टिंग से लेकर के हाई लेवल तक का ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा। तो वो होगा विशेष शिक्षा जोन 6 जिलों में यूपी के। दोस्तों यूपी की बात हो रही है तो यूपी के सीएम आपको पता ही होगा, सीएम कौन है, वो है योगी जी। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि प्रेजेंट टाइम में यूपी के गवर्नर कौन है, तो कमेंट करके आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है। यानी कि जब आप ट्रेन में टिकट करवाते हो, रिजर्वेशन करवाते हो, तो वो 120 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो अब उसका समय सीमा कम कर दिया गया है, यानी कि आपको अब मतलब कम टाइम मिलेगा रिजर्वेशन कराने का। तो बताना है कि अब 120 से अब कितना दिन हो गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, अब ये हो गया है 60 दिन। कितना दिन? 60 दिन। पहले था 120। यानी कि अगर आपको कहीं जाना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 महीना यानी कि 2 मंथ पहले ही रिजर्वेशन करा पाओगे। पहले क्या था, 120 दिन था, अब हो गया 2 महीना। दोस्तों ये जो टिकट का मतलब आरक्षण का जो सिस्टम है, ये शुरू जब हुआ था तो चल रहा था, इसका शुरुआत हुआ था 1998 में, और उस समय ये 30 दिन पहले होता था। उसके बाद जा कर के आगे फिर ये हो गया 120 दिन, और 120 दिन के बाद अब 2024 में इसका टाइम हो गया है सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का। तो पहले 30 दिन था, फिर 120 हुआ, और अब हो गया 60 दिन का। दोस्तों रेलवे का एग्ज़ाम सामने आने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले कितना था अब कितना हो गया। ओके, और दोस्तों ये तो सब इंडियन लोगों के लिए है, पूरे भारतीय लोगों के लिए 30 दिन, फिर 120 दिन, फिर 60 दिन। बट वही जब आप देखोगे विदेशी पर्यटक यानी कि अगर कोई फॉरेन ट्रेवलर है वो भारत में आना चाह रहा है, तो उसके पास मौका होता है 365 दिन पहले ही वो बुकिंग करवा ले, यानी कि उसके पास प्रॉपर 1 साल का समय होता है। और इंडियन लोगों के पास अब होगा सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों का। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रहा है रेलवे का, और रेलवे के बहुत से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जो बेसिक नॉलेज है रेलवे का वो देख लेते हैं। सबसे पहले रेलवे किस देश में चला था ये आपको पता होना चाहिए, तो वो चला था कहाँ पे, इंग्लैंड में सबसे पहले। उसके बाद भारत में कब आया ट्रेन, तो भारत में सबसे पहला ट्रेन चला था 16 अप्रैल को, सन था 1853। ओके, कहाँ पे चला था ये, महाराष्ट्र के ये बोरी बंदर से चला था, कहाँ तक, ठाणे तक। ओके, आपको ये सब पता ही होगा। किलोमीटर आपको पता ही होगा कितना किलोमीटर था इन दोनों के बीच में, तो वो था 34 किलोमीटर। ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है, ये पूछता है कितना दूरी था, ये भी पूछता है। ओके, और कुछ चीज़ें और बेसिक जान लीजिए कि जो ट्रेन हमारे वहाँ सबसे पहली बार आई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन। ओके, ये पहला जो ट्रेन था उसका नाम था। और जो ट्रेन चलने वाली थी उसके लिए भारत में 3 इंजन मंगाए गए थे, तो उन 3 इंजन का भी नाम रखा गया था, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो एक था इंजन का नाम, वो था साहिब। ओके, और जो दूसरा इंजन था उसका नाम था सुल्तान, और जो तीसरा इंजन था उसका नाम था सिंध। तो ये 3 जो इंजन आए थे वो पहली बार भारत में आए थे, नाम था साहिब, सुल्तान और सिंध। ओके, और जब पहली ट्रेन चली थी 1853 में बोरीबंदर से ठाणे, तो उसमें टोटल 400 लोगों ने मतलब यात्रा किया था, उसमें 400 लोग बैठे हुए थे। तो ये बेसिक जानकारी है रेलवे से रिलेटेड, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति भवन और संसद सहित भारत की प्रमुख सरकारी इमारतों को किस रंग से रोशन किया गया है। यानी कि आपको बताना है कि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन साथ ही साथ जो भी सरकारी इमारतें हैं वो किस रंग की अभी रोशन हुई हैं हाल ही में। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुई है दोस्तों लाल रंग की। किस रंग की, लाल रंग की। खास करके दिल्ली की जो भी सरकारी इमारतें थीं, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट, ये सब
क्यों हुआ, किस चीज़ के लिए ये लाल रंग से, मतलब उस पर फोकस लाल कलर का था। तो क्यों था, ये था एक बीमारी को अवेयर करने के लिए। उस बीमारी का नाम है डिसलेक्सिया। इस बीमारी से लोग जागरूक रहें, इसीलिए इस चीज़ का प्रदर्शनी किया गया कि लोग अवेयर हो जाएं इस बीमारी को लेकर के। ये बीमारी ऐसी है कि इससे क्या होती है, जिसको ये हो जाता है उसमें सीखने की कमी हो जाती है, यानी कि वो लिखना बहुत लेट से समझेगा ही नहीं, पढ़ना भी वो थोड़ा लेट से सीखेगा, और साथ ही साथ कोई भी अगर वो चीज़ लिखेगा, स्पेलिंग हुआ चाहे हिंदी हुआ, तो उसमें उसकी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो ये जो समस्याएं होती हैं, यानी कि सीखने की जो कमी होती है, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। ये बीमारी है। तो इसी से जागरूक करने के लिए ऐसा किया गया है कि दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और जो भी सरकारी दफ्तर रहा है वो, और साथ ही साथ इंडिया गेट, ये सब लाल कलर का मतलब रोशन किया गया था इसी बीमारी से लोगों को अवेयर करने के लिए। क्योंकि ये जो बीमारी है, इससे अवेयरनेस जो फैलाई जाती है वो हर अक्टूबर महीने में फैलाई जाती है, यानी कि जागरूकता किया जाता है लोगों के बीच में। तो ध्यान देना है कि ये जो राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, ये कहाँ पे है। नो डाउट आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली में है। बट आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जो राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, ये एक पर्वत के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। तो उसका नाम क्या है, ओके, तो उसका नाम है रायसीना पहाड़ी। क्या नाम है, रायसीना पहाड़ी। और जो रायसीना पहाड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में है। और दोस्तों ये एक पहाड़ी का एक्सटेंशन है, यानी कि जब आप देखोगे अरावली पर्वत, तो उसी का उत्तरी छोर कौन सा पर्वत बना है, रायसीना पहाड़ी, जो कि थोड़ा सा अब क्षरण होते होते प्लेन टाइप का हल्का फुल्का हो गया है। तो उसी पे बनाया गया है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। इसलिए जब आप दिल्ली जाओगे तो आप जब देखोगे इंडिया गेट के पास से किसको, राष्ट्रपति भवन को, संसद भवन को, तो मान लीजिए इंडिया गेट आपको ऐसे है, तो राष्ट्रपति भवन आपको इतनी हाइट पे यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसीलिए ये हाइट पे है, क्योंकि ये रायसीना पहाड़ी पे स्थित है और यहाँ पे है इंडिया गेट, ओके। और ये जो पथ है, ये है राजपथ, यहीं पे परेड वगैरह होता रहता है जो आप देखते हो। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, एआई तैयारी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो कौन से रैंक की बात हो रही है, एआई तैयारी सूचकांक की बात हो रही है। इसमें रैंक क्या है भारत का, ये बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, क्या रैंक है भारत का, तो ये है डी, 72 रैंक है इस बार भारत का एआई तैयारी सूचकांक में, जो कि टोटल 174 देशों का होता है। उसमें भारत का स्थान है 72 नंबर पे। और पहले पे कौन है, तो पहले पे सिंगापुर है, ना ही अमेरिका है ना ही चीन है। कौन है पहले पे, सिंगापुर है। और दूसरे पे है यूएसए, और तीसरे पे है यूके। आप सोच रहे हो कि चाइना कहाँ है, चाइना पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे पे नहीं है। तो इस लिस्ट में चाइना आपको दिखेगा 31 नंबर पे, 31 नंबर पे है, सोचिए, ओके। और बात हो रहा है भारत के रैंकिंग का, तो भारत का 72 है। और भारत में जो एआई से रिलेटेड स्टार्टअप है वो लगभग 338 हो चुका है। और देखिए रैंक तो कम है, लेकिन भारत में 45% लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, एआई का यूज किया जा रहा है। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, फोटो बनाने में, वीडियो बनाने में, एट एनी मतलब किसी भी स्तर पे हो, वो यूज़ कर रहे हैं 45% लोग। भले ही रैंकिंग थोड़ा नीचे आई है, बट यूज़ ज़्यादा लोग कर रहे हैं। और कितना स्टार्टअप हो चुका है एआई के फील्ड में, 338 पूरे भारत की बात हो रही है, ओके। और ये जो रैंकिंग है, क्या नाम है इसका, एआई तैयारी सूचकांक, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो आपको जान करके थोड़ी हैरानी होगी। ये आईएमएफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, निकाला जाता है। कौन सा, एआई तैयारी सूचकांक। दोस्तों ये बहुत ही अलग फील्ड है ये, और ये बहुत ही अलग फील्ड है, बट आईएमएफ निकाल रहा है, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देना है, एग्जाम में पूछ सकता है। एआई एक अलग चीज़ है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और ये जो आईएमएफ है ये मुद्रा, पैसों की लेन देन से रिलेटेड एक संस्था है। आईएमएफ मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये इसलिए बनाया गया था कि अगर किसी भी देश में अगर पैसे की अर्थव्यवस्था अगर कुछ डगमगा जाती है, या फिर उनका सीट बैलेंस डाउन हो जाता है, तो फिर ये मदद करता है, पैसे देता है आईएमएफ। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई
1994 में। यानी कि अगर आपकी देश की अर्थव्यवस्था अगर डगमगा रही है तो यहाँ पे आपको ये कुछ पैसा देता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था सही कर लीजिए। तो सोचिए कितनी अलग ये एक तरह से संस्था है और ये निकाल रही है एआई यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सूचकांक, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत की रैंकिंग है 72 नंबर पे है 72। ओके, ये जो सूचकांक है इसमें देखा जाता है कि आपका एआई से मतलब रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो कैसा है, आपके पास पूंजी कितना है जो आप यूज़ कर रहे हो एआई में, साथ ही साथ आपने मतलब कितने तरह का टेक्नोलॉजी अपनाया है एआई में, और आपके देश में एआई से रिलेटेड नियम कानून कैसे हैं, इन सब को देख करके ये रैंकिंग बनाया जाता है। तो भारत का रैंकिंग है 72। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में बाली पद्यामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कौन से उत्सव की बात हो रही है? बाली पद्यामी उत्सव का। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, किस राज्य में मनाया गया है ये? बी, कर्नाटक में मनाया गया है। दोस्तों ये जो उत्सव है इसमें ऐसा माना जाता है कि ये जो भगवान बाली हैं इनका पृथ्वी पर आगमन होता है। ओके, किसके आशीर्वाद से? भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आगमन होता है इनका पृथ्वी पे, इसलिए यहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक अभी यहाँ पे आप देख रहे हो तो कर्नाटक में और भी फेमस और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। कर्नाटक के द्वारा ही 24वीं नंबर की जो हुई थी क्या? पैरा तैराकी चैम्पियनशिप, उसको इसी के द्वारा जीता गया है। उसमें कई राज्यों ने भाग लिया था जिसमें कर्नाटक विजयी हुआ था, पहले नंबर पे आया था। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। साथ ही साथ कर्नाटक में बीसीसीआई के द्वारा क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी। तो एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी कहाँ बनाया गया है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में बाली पद्यामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कौन से उत्सव की बात हो रही है? बाली पद्यामी उत्सव का। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, किस राज्य में मनाया गया है ये? बी, कर्नाटक में। दोस्तों ये जो भगवान बाली हैं ऐसा माना जाता है कि इनका आगमन हुआ है पृथ्वी पे भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से ये जो भगवान बाली हैं इनका आगमन हुआ है पृथ्वी पे, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है बहुत ही अच्छे से कर्नाटक में। दोस्तों बात हो रहा है कर्नाटक का, तो कर्नाटक से और भी फेमस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला है 24वीं नंबर की जो अभी हुई है इस बार पैरा तैराकी चैम्पियनशिप, उसमें सभी राज्यों को मिला करके चैंपियन कौन बना है? कर्नाटक बना है, पहले नंबर पे आया है कर्नाटक। ये भी एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। और बीसीसीआई के द्वारा अभी हाल ही में बनाया गया है जो कर्नाटक का बेंगलुरु है, बेंगलुरु, वहाँ पे बना है क्या? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी। तो कहाँ बना है ये? बेंगलुरु में बना है, यानी कि कर्नाटक राज्य में बना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे दक्षिण भारत का जब आप देखोगे तो पहला आदिवासी लाइब्रेरी कहाँ पे खुला है? तो वो खुला है कर्नाटक में। यानी कि दक्षिण भारत का पहला आदिवासी लाइब्रेरी कहाँ पे खुला है? कर्नाटक में खुला है। और उसका नाम क्या है? नाम भी आपको जानना जरूरी है, वो भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो उसका नाम है कानू। क्या नाम है? उसका नाम है कानू। ये है दक्षिण भारत में पहला आदिवासी लाइब्रेरी कर्नाटक में खोला गया है। और बात हो रहा है कर्नाटक का, तो यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम में है श्री सिद्धारमैया जी, यहाँ के सीएम है प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के। और यहाँ के गवर्नर कौन है यहाँ के कर्नाटक के? तो वो हैं श्री थावर चंद गहलोत। ये है यहाँ के गवर्नर श्री थावरचंद गहलोत जी और सीएम है श्री सिद्धारमैया जी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।